हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो बेटा हमने लास्ट पार्ट में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज के इस पार्ट में आपका कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इसी के रिगार्डिंग जो हमारे इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इन सब को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, होपफुली अब तक जितना भी हमने पहले का पढ़ा है वो आपको लगातार समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज का कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, देखिए जरा देखते हैं क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है कि कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड है। मींस कि कंजम्पशन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद एन इनकम। मतलब हमारा जितना भी कंजम्पशन होता है वो सब कुछ हमारा इनकम पे डिपेंड होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है। सेम, तो क्या लिखा हुआ है, इट शोज अ विलिंगनेस of the household to purchase goods and services at a given level of income during a given period of time. Means at different level of income during a period of time, being a हाउसहोल्ड या फिर जो भी हमारे लोग, ये लोग जो कंजम्पशन करते हैं, ये लोग कितना कंजम्पशन लगातार करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कितना कंजम्पशन करते हैं, इन सब चीज को मिला के हमारा क्या बनता है, कंजम्पशन फंक्शन बनता है। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में वैसे आपको याद होगा हमने कंजम्पशन का ऑलरेडी रिलेशन देख लिया है इनकम के साथ, लेकिन आज थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करते हुए कंजम्पशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और ध्यान देंगे। देखिए जरा क्या, एज अवर इनकम इंक्रीजेस, इनकम स्टार्ट्स विद जीरो। ठीक है ना, बट हमारा कंजम्पशन कभी जीरो पे नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फटाफट से मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहां पे इसका क्या मतलब है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है हमारा, कमेंट बॉक्स पे यहां से हमें बताइएगा। देखिए जरा, अब बात करेंगे, हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारा लगातार कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन जिस स्पीड से अगर हमारी इनकम की बात करें, यहां पे जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन यहां पे हमारा कम है। क्यों है, अभी देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारे इसके ग्राफ की। देखो जरा, अगर मैं बात करूं हमारा इनकम का ग्राफ कैसा है भाई, अपवर्ड स्लोपिंग है, विच स्टार्ट्स विद द ओरिजिन, बिकॉज इनकम ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉइंट जीरो। ठीक है ना, अब हम बात करें, अगर ये जो हमारा कंजम्पशन कर रहा है ये हमारा कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये हमारा कभी भी जीरो यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब मैंने आपको इसका आंसर बताता हूं भाई। इसका आंसर था हमारा कि इट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर सी, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है ना, ये जो पार्ट हमारा होता है ये किसको सिग्निफाई करता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। ठीक है, देखिए आप रिटन दिस कि ये वाला जो हमारा पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि हर एक इंसान इवन अपने सर्वाइवल के लिए अपनी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कहीं ना कहीं से अपनी प्रीवियस सेविंग में से अरेंज करता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से हमारा कंजम्पशन फंक्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। कंजम्पशन कर्व हमेशा हमारा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, और वो जितना भी ऊपर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। क्लियर हो गया। थोड़े से इसके जरा अब बहुत जल्दी कुछ एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। क्या क्या मैंने कहा कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन का कैसा भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है। एज अवर इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर हम इनकम ग्राफ को देखें और अगर हम कंजम्पशन ग्राफ को देखें तो भाई आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारा यहां पे कौन सा ग्राफ है, ऊपर कंजम्पशन ग्राफ ऊपर है और इनकम ग्राफ क्या है हमारा इसके नीचे है। मींस दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट अगर हम बात करें, ये पार्ट अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। क्लियर हो गया। तो अब बात कर रहा है कि इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इस पार्ट में हमारी इनकम कम है और हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस सेविंग्स। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। अभी आगे जाके जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे भी जब ध्यान देंगे तो वहां पे मैं आपके इसके बहुत सारे कुछ स्पेसिफाइड रूल्स कर दूंगा रेडी, जिनको आप एक बार बस याद कर लीजिएगा और सारे आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है ना, देखिए जरा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एट अ पॉइंट वेयर द इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ओके, दिस स्केड्यूल अगर हम देखें, हमारी इनकम कितनी है, जीरो, कंजम्पशन कितना है 40, इनकम कितनी है 100, कंजम्पशन कितना है 120। मींस टिल दिस लेवल, अगर हम इस लेवल तक बात करें, इस लेवल तक हमारी क्या है, हमारी इनकम कम है और हमारा कंजम्पशन कहीं ना कहीं ज्यादा है, इस लेवल तक। क्लियर है। नाउ
at 200 level of income we have 200 level of consumption. It means that at 200 level of income there is an equals to the level of consumption. ठीक है. एंड आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, अब हमारा कंजम्पशन उस स्पीड से नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से अब हमारा इनकम ज्यादा हो गई और हमारा कंजम्पशन कम हो गया. नाउ इसी चीज को अगर हम यहां पे देखें तो भाई क्या ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर इज द इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन. मींस वॉट एवर द इनकम इज अर्न बाय अ पर्सन इज कंप्लीटली कंज्यूम. जितनी भी उसने इनकम अर्न करी थी वो कंप्लीटली उसने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक्सपेंड कर दी. ठीक है ना. तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन. क्लियर हो गया. नाउ आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें, हमारा देखिए इधर क्या हो गया, हमारा इनकम ग्राफ या फिर हमारा इनकम कर्व ऊपर चला गया और हमारा कंजम्पशन कर्व उसके नीचे है. मींस द गैप बिटवीन हियर ये आपका गैप लगातार ब्रॉड होता चला जाएगा. हमारी इनकम भी बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में गैप क्रिएट हो रहा है बिकॉज यहां पे हमारी इनकम ज्यादा है हमारे कंजम्पशन से. एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेविंग्स. ठीक है ना. यहां पे क्या हो रही थी, हम प्रीवियस सेविंग्स की इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पे क्या अब हमारी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन में हमने उसका कुछ हिस्सा एक्सपेंड कर दिया, बची हुई पार्ट ऑफ इनकम का क्या होगा, हमारा सेविंग्स हो जाएंगी. समझ में आ गया. मींस इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. हियर इज द पॉइंट जहां पे हमारी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन पे, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेविंग्स को. समझ में आ गया बेटा अब तक का. ठीक है ना. ये हमारा कंप्लीटली है कि कंजम्पशन हमारी इनकम पे कैसे डिपेंड होता है. हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा. यहां पे इनकम क्या है हमारी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कंजम्पशन क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल. मींस कंजम्पशन हमारा डिपेंड है टू द लेवल ऑफ इनकम. इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा. क्लियर है. एक एंडिंग में हमारा एक मैंने यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, अक्सर एग्जाम में एक नंबर में पूछी जाती है अक्सर, क्या, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या होता है, तो भाई कीन्स के अकॉर्डिंग एक साइकोलॉजिकली एक फिनोमेना दिया गया कि जिस स्पीड से द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, मींस एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, उससे कम रेट से बढ़ता है. बढ़ते हैं दोनों, इनकम भी बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगी उससे कम रेट से हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा. समझ में आ गया. ये बहुत एक नॉमिनल सा फिनोमेना है. आफ्टर अप टू अ सबसिस्टेंस लेवल, एक सबसिस्टेंस लेवल की इनकम होने के बाद एक इंसान अपनी कुछ पार्ट ऑफ इनकम का सेविंग भी करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अब तक का होपफुली आपको समझ में आ गया बेटा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेविंग फंक्शन के लिए. ठीक है ना. सेविंग फंक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सारे के सारे एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इन सब के हम रिलेशंस को देखेंगे. कंजम्पशन फंक्शन का हम अगर हम बात करें उसकी इक्वेशन देखेंगे, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे. देयर इज अ लॉट मोर इन दिस चैप्टर एंड वी हैव टू कंप्लीट इट बाय टुडे एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, चलिए अब देखते हैं जरा हमारा सेविंग फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में. ठीक है. देखिए जैसे कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन था जो कि हमारा इनकम पे डिपेंड था, सेम गोज विद द सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन भी हमारी इनकम पे तो होता है डिपेंड. कैसे भाई, हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेविंग भी तो बढ़ती है. मतलब सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम. मींस ये भी हमें बताता है कि एक हाउस होल्ड की जो कि सेविंग्स होती है वो किस तरीके से अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे गिविंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग इनकम पे कैसे कैसे उसका सेविंग चेंज होती रहती है. एग्जांपल के तौर पे अगर हमारी इनकम कितनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन कितना है 40, विच रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है एट 0 लेवल ऑफ इनकम, उतना ही हम अपनी प्रीवियस सेविंग में से विड्रॉ करते हैं. मींस इसको हम कहते हैं डिस सेविंग्स. ठीक है ना. देखिए जितना हमारा क्या है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उतनी ही क्या है हमारी डिस सेविंग्स है. मींस सेविंग्स हमारी किस में यहाँ पे नेगेटिव में है.
हमारी इनकम कितनी 100, 120 हमारा कंजम्पशन, स्टिल 20 हमारी क्या है नेगेटिव में सेविंग्स है। नाउ हियर्स द पॉइंट जहां पे हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है एंड हमारी सेविंग यहां पे 0 है। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ भाई, हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, हमारी सेविंग स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। बिल्कुल सेम हमारा कंजम्पशन फंक्शन की तरह है भाई। देखो जरा कैसे, एट 0 लेवल ऑफ इनकम जितना हमारा सेविंग्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ये वाला पार्ट जिसको मैं लिखा है माइनस सी बार, मींस माइनस के ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतनी ही ऑटोनॉमस में हमारा जो कंजम्पशन हुआ था वो हमारा डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा एट अ 0 लेवल ऑफ इनकम। क्लियर ना? तो देखिए भाई, अब क्या है, हमारी इनकम के साथ साथ हमारी इनकम लगातार बढ़ रही है और हमारी सेविंग लगातार अब क्या हो रही है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखो -40, फिर -20, फिर 0। तो लेकिन एट अ पॉइंट अगर हम बात करें, ये वाला जो हमारा अब पॉइंट है पूरे का पूरा, ये वाला पॉइंट जो हमारा है, ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी इनकम कम है और हमारी कंजप्शन ज्यादा है, जो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले ग्राफ में बताया था। मींस ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस सेविंग्स को। ठीक है, अभी मैं कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन का प्रॉपर एक पूरा ग्राफ एक बार में मैं आपको बना के और समझा दूंगा कि कैसे कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर्स द पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट अभी पढ़ा हमने। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा था, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम जिस लेवल पे हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है, वहीं पे हमारी सेविंग क्या होती है, 0। देखो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या है, 0, और हमारा इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है। आफ्टरवर्ड्स क्या है भाई, अगर हम बात करें हमारी इनकम बढ़ रही है, उसके साथ हमारी सेविंग भी बढ़ रही है। मींस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कब हमारा भाई है, कहां से, जो कि हमारा नेगेटिव में आएगा, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? स्लोप ऑफ सेविंग का कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है भाई। इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ रही है। मींस अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी सेविंग भी बढ़ रही है। कैसा बनेगा हमारे यहां पे कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा क्या है भाई, यहां पे सेविंग इज इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज यहां पे हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है। जितनी भी हमारी इनकम है इज ऑल कंप्लीटली कंज्यूम्ड, नथिंग विल बी सेव्ड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि आफ्टर अ लेवल ऑफ इनकम अब हमारी सेविंग स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और ये वाला जो हमारा है गैप, ये हमारा लगातार ब्रॉड होता चला जाएगा। एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि यहां पे हमारी अब कंजम्पशन कम है इन कंपैरिजन टू अवर इनकम, एंड दिस गैप रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेविंग्स। ठीक है ना? बिल्कुल पीछे जो हमने अभी जो कंजम्पशन का एक ग्राफ पढ़ा है, बिल्कुल उससे कोरिलेटेड है। बहुत अच्छा कोरिलेशन है यहां पे इनकम और कंजम्पशन में, इनकम और सेविंग में। मींस कंजम्पशन और सेविंग में भी यहां पे बहुत अच्छा खासा कोरिलेशन है कि अगर हमारी इनकम बढ़ी है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रही है। लेकिन अब यहां पे जो मैंने आपको एक पिछले में मैंने आपको एक बताया था कि कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि हमारी इनकम जिस रेट से बढ़ रही है, मैंने आपको अभी समझाया कि जिस रेट से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट से हमारी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है लेकिन ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज आती है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और हमारा जो सेविंग इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखिएगा ये जो हमारे कंजम्पशन की इंक्रीज होने का होगा रेट, उससे ज्यादा रेट होगा हमारे सेविंग के इंक्रीज होने का भाई। क्योंकि आफ्टर द सब्सिस्टेंस लेवल, एक लेवल पे आने के बाद जब इंसान की इनकम या किसी भी एक हाउस होल्ड की इनकम एक अप टू अ सर्टेन पॉइंट तक आ जाती है, नाउ वो अपनी कंजम्पशन पे कम और सेविंग पे ज्यादा अपना सेव या फिर अपना स्पेंड करता है, या फिर अपनी इनकम का एक काफी बड़ा हिस्सा सेविंग की ओर सेव करता है। तो वही आपकी बात आ रही है कि एज अवर इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच एज रेट एज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। जिस रेट से इनकम बढ़ी उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस रेट से ज्यादा हमारी सेविंग बढ़ेगी। समझ में आ गया? मींस अगर ये हमारा बढ़ा 20% से, तो ये हमारा बढ़ेगा, मैंने कहा 8% से, तो हमारी सेविंग बढ़ी यहां पे 12% से। समझ में आ गया ना? मतलब अगर हमारे 20% की इनकम बढ़ी, उसमें से मैंने 8% अपना कंजम्पशन पे एक्स्ट्रा कर दिया खर्च, और मैंने 12% अपना सेविंग पे कर दिया खर्च। समझ में आ गया? एज अवर इनकम इंक्रीजेस, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन, and the rate of increase in the saving is more than the rate of increase in the consumption. That's all about it. ठीक है भाई, समझ में आ गया होपफुली।
अब हम बहुत जल्दी से देखने वाले हैं एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। बहुत ही इनका एक प्यारा सा इनका एक रिलेशन होता है और इसमें जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फटाफट से अब हम इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे न्यूमेरिकल का बेस अब रेडी होगा, ठीक है ना। देखिए जरा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि जो भी हर एक कोई जो एक हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम का कितना शेयर अपने कंजम्पशन में स्पेंड करना चाहता है, अपना कंजम्पशन में रखना चाहता है। मींस अगर हम बात करें, इसमें हमारे दो आते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहला वाला समझना स्टार्ट करते हैं। एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि एवरेज एक हाउस होल्ड अपनी इनकम का कितना हिस्सा, कितना शेयर अपने कंजम्पशन पे स्पेंड करता है। मतलब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, अगर हमें एपीसी करना होता है फाइंड, तो हम उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, मींस कंजम्पशन अपॉन इनकम, मींस इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च हुआ और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा एपीसी। ओके, अब देखिए जरा, अगर हम बात करें हमारी इनकम क्या है भाई, 0, 100, 200, 300 आगे बढ़ रही है। कंजम्पशन हमारा कितना है, 40, 120, 200 आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करें अगर एपीसी की, तो एपीसी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एपीसी को अगर हम देखें तो एपीसी अब कैसे निकालेंगे हम, सी अपॉन वाई, ठीक है। तो सी कितना है हमारे यहां पे, कंजम्पशन कितना है 120, इनकम कितनी है हमारी 100, तो सी अपॉन वाई कितना आ गया हमारा 1.2। क्लियर है। आगे देखेंगे यहां पे कुछ हमारा अलग है क्या, कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, मतलब इनकम कितनी है 200 हमारी और कंजम्पशन कितना हमारा 200, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम 200 अपॉन 200 कितना आ गया, हमारी वैल्यू 1 आ गई। अगर हम बात करें कि सी 280 अपॉन 300 कितना आ गया हमारा 0.93 एंड सो ऑन 0.9। मींस अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारा सी की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, मतलब 1.2 के ऊपर है, मतलब 1 के भी ऊपर है, देन इट कम्स टू 1, देन 0.93 एंड देन 0.9, मतलब इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें एपीसी कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर हम देखें, देखो जरा, एट y1 लेवल ऑफ इनकम हमारा कंजम्पशन कितना है C1, तो इसी में ही अब अगर हम देखें कि हमारा यहां पे एपीसी कैसे निकालेंगे, एट मतलब दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन अपॉन दिस लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना, मतलब OC1 अपॉन OY1। अगर मैं एट दिस लेवल पे देखूं तो एपीसी सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमारा क्या होता है C अपॉन होता है Y, मींस OC1 अपॉन OY1। देखो जरा, OC1 अपॉन OY1, इससे क्या निकल के आएगी, हमारी एपीसी की वैल्यू निकल गई। अनदर लेवल हमारा आपके निकल के आएगा OC2 अपॉन OY2, ऐसे निकल के आएगा हमारा OC2 अपॉन OY2, सो ऑन OC3 अपॉन OY3। समझ में आ गया, क्लियर है। ये निकलती है हमारी एपीसी की वैल्यू कि एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हमारा कितना हिस्सा, हमारा कितना शेयर कंजम्पशन पे स्पेंड किया जा रहा है बाय द हाउस होल्ड। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज की कहां से कहां तक अरेंज होती हैं और उसके मतलब क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है एपीसी मोर देन 1 इज पॉसिबल। एपीसी हमेशा 1 से ज्यादा हो सकता है। देखो जरा, यहां पर हमारा कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है, लेकिन ये होता कब है, ये इंपॉर्टेंट है। एपीसी मोर देन 1 कब हुआ भाई, जब हमारा कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, ठीक है ना। तो भाई ये हमारा कब हुआ, जब हमारा कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तब हमारा हमेशा एपीसी इज मोर देन 1 होता है। समझ में आ गया। नाउ एपीसी इज इक्वल्स टू 1 कब हुआ भाई, जब हमारा इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन हुआ। यहां पे हमने एक और चीज पढ़ी थी अभी कंजम्पशन फंक्शन पे, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन पे एक और चीज क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट। यस, क्या होती है भाई, अगर हम बात करें इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है और इस पॉइंट पे हमें यहां क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। जितनी भी हमने इनकम अर्न करी इज ऑल स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड हियर एपीसी इक्वल्स टू 1। ये हमारे यहां पे अब दो चीजें हुई रेडी कि एट ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है, सेविंग इज इक्वल्स टू 0 होती है और एपीसी इक्वल्स टू 1 होता है।
समझ में आ गया? नाउ लेस देन वन का मतलब क्या है भाई? अब हमारी इनकम ज्यादा हो गई और उसका कम हिस्सा अब हम खर्च करना स्टार्ट कर दिया हमारे कंजम्पशन पे। अब देखो जरा, हमारी इनकम कितनी है 300, हमारा कंजम्पशन कितना है 280। नाउ इट कम्स आउट एज 0.93 मींस लेस देन 1। तो हियर इज द पॉइंट जहां पे क्या होगा, हमारा इनकम हमारी अब ज्यादा हो गई और हमारा कंजम्पशन कम होना स्टार्ट हो गया और यहां पे हमारा एपीसी इज स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है ना? लास्ट हमारे क्या है, फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, हमने अभी पढ़ा था कि इस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में भी कि जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, उससे स्लो रेट से बढ़ता है। सेम हमारा क्या दिख रहा है, पहले हमारी कितनी वैल्यू थी 1.2, फिर कितनी हुई 1, फिर कितनी हुई 0.93, अब कितनी हुई 0.9 मींस इट कीप्स ऑन फॉलिंग। तो क्या लिखा हुआ है, फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम। लगातार हमारा एपीसी गिरता जाता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, लास्ट क्या, इट कैन नेवर बी जीरो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और समझने वाला है। क्या एपीसी हमारा कभी जीरो हो सकता है? जीरो का मतलब क्या है, नो कंजम्पशन। अरे भाई नो कंजम्पशन तो हमारा इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं फॉर सर्वाइवल। ठीक है ना? सो व्हेन द इनकम इज जीरो, इवन हमारा जब कंजम्पशन कभी नहीं होता जीरो, तो हमारा एपीसी तो कभी जीरो होगा ही नहीं। एपीसी जीरो का मतलब है कि हमने जितनी भी इनकम अर्न करी, हमने उसमें से कुछ भी शेयर अपना कंजम्पशन पे स्पेंड ही नहीं करा। भाई ऐसा तो कभी नहीं होता है, इसी वजह से हमारा एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ऐसा कभी नहीं होता बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। समझ में आ गया अब तक का बेटा? होपफुली क्लियर होगा। एपीसी का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसका मतलब समझा दिया, ग्राफ पे हमने इसको प्रॉपर ढंग से समझ लिया है, वैल्यूज हमने इसकी समझ ली हैं और हर एक लेवल पर समझ लिया कि इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज करती हैं। तो भाई अब एपीसी की बात करें तो क्या वो 1 से ज्यादा होता है? बिल्कुल होता है, जब इनकम ज्यादा होगा कंजम्पशन से। इक्वल्स टू 1 कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब इनकम बराबर होती है कंजम्पशन पे। कम कब होगा? जब हमारा अब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन पे। बिल्कुल गिरना स्टार्ट होता है अगर हमारी इनकम बढ़ती है और एपीसी हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। समझ में आ गया? ओके चलिए अब बात करते हैं एमपीसी के बारे में। एमपीसी का हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आता है? मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मतलब अगर मेरी एडिशनल इनकम का मैं कितना एडिशन एक्सपेंड कर रहा हूं कंजम्पशन पे, मींस स्टिल अगर मैं देखता हूं मेरी यहां पे इनकम कितनी है 0, अब कितनी मेरी इनकम हो गई 100, एडिशन कितना हुआ? इट्स नॉट 100। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसमें आपका चेंज कितना आया, मींस चेंज इन वाई कितना आया भाई 100। यहां पे आपका है कितना चेंज, कितना चेंज है यहां पे आपका 100, यहां कितना चेंज है आपका 100। चेंज की बात कर रहा हूं 200 से 300 कितना हुआ चेंज 100। ठीक है, अब बात करते हैं कंजम्पशन की। यहां से यहां तक हमारा कितना कंजम्पशन हुआ चेंज 80, यहां से यहां तक हमारा कितना कंजम्पशन हुआ चेंज 80। मींस चेंज की बात कर रहा हूं, मींस एडिशनल। अगर मेरी एडिशनल इनकम का मैं कितना एडिशन स्पेंड कर रहा हूं कंजम्पशन पे, जो मैं अब तक कर रहा था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं इस इनकम पे इतना खर्च कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेरी अगर इनकम इतने से बड़ी है तो मैंने बढ़ी हुई इनकम का कितना खर्च करा कंजम्पशन पे। ये हमें बताता है एमपीसी। मींस ये क्या बताता है हमें? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ओके, अब जरा देखिए अब क्या बात करें यहां पे। तो अब बात करते हैं अगर हम वैल्यू ऑफ एमपीसी की, मतलब अब पहले बात करते हैं कि हमारी एमपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करते हैं। इससे पहले जरा एक फटाफट से हम ग्राफ और देखें तो क्या होता है। अगर हम बात करें एट OY1 हमारी इनकम इतनी थी, हमारा कंजम्पशन इतना था। अब बात करते हैं इसके अलावा चेंज की बात करना है। चेंज का मतलब क्या हुआ? अब अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा अब यहां पे हमारा है कितना चेंज, Y1 से Y2 हमारा चेंज है और यहां कितना चेंज है C1 से C2 हमारा चेंज है। क्लियर है? ऐसे यहां पे हमारा क्या चेंज है, Y2 से Y3 हमारा चेंज है और यहां क्या चेंज है हमारा C2 से C3 हमारा चेंज है। मींस अब अगर हम एमपीसी निकालना चाहें तो बेटा वो कैसे निकलेगा? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। मींस चेंज इन सी कितना है हमारे यहां पे C1 C2, ठीक है ना, C1 और C2 अपॉन इनकम कितनी चेंज है हमारी Y1 Y2। क्लियर हो गया? ऐसी क्या है यहां पे हमारा C2 से C3 अपॉन Y2 से Y3। तो अगर मैं बात करूं तो हमें एमपीसी कैसे निकालना होता है? एमपीसी हमें बताता है चेंज कितना हुआ है। मींस दिस गैप अपॉन दिस गैप, दिस गैप अपॉन दिस गैप। ठीक है ना? तो ये चेंज की बात करता है, जबकि एपीसी जो है वो एक्चुअल में इतनी इनकम पे इतना कंजम्पशन है उसकी बात करता है।
समझ में आ गया ना। तो हमारी अब एमपीसी की वैल्यू देखें तो भाई कहां से कहां तक है, देखो 80/100। अब कैसे लिया हमने, हमारे यहाँ पे चेंज कितना है 80, यहाँ पे कितना चेंज है हमारा 100, तो 80/100 कितना हो गया हमारा 0.8। अगेन 80/100 कितना हुआ हमारा 0.8। एट हमारी इनकम यहां से कितने से बढ़ रही है 100 से बढ़ रही है, और हमारा कंजम्पशन यहां पे बढ़ रहा है 80 से। हाँ ये आप कह सकते हैं कि हमने इंटेंशनली ऐसा लिया है कि हमारी एमपीसी की वैल्यू सेम आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एमपीसी की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, लेकिन कहां से कहां तक होती है भी उसके बारे में जरा हम और देखेंगे। अभी इस केस में क्या है भाई 80/100 हमारा हर एक लेवल पे आ रहा है, क्योंकि हमारा कितनी वैल्यू है 0.8 0.8 0.8 और 0.8। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। एमपीसी को बेटा अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। कैसे भाई, 0 कब होगा और 1 कब होगा। देखो एमपीसी 0 का मतलब क्या है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। एमपीसी इज 0 कब होगा, जब हमने पूरी की पूरी एडिशनल इनकम को स्पेंड कर दिया कंजम्पशन पे। मैंने कहा अगर हमारी 100 रुपीज की इनकम बढ़ी और मैंने 100 के 100 अपना सेविंग पे कर दिया, तो मैंने यहां पे कुछ भी कंज्यूम नहीं करा। जब मैंने एडिशनल इनकम का पूरा सेविंग पे कर दिया, कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, मींस मेरी एडिशनल कंजम्पशन कितना हुआ 0, और ये रिप्रेजेंट करता है इसको। तो एमपीसी हमारा 0 कब होगा, जब हमारा चेंज इन सी होगा 0। समझ में आ गया। एमपीसी हमारा 1 कब होगा भाई, एमपीसी 1 कब होगा कि अगर मेरे 100 रुपीज मेरी इनकम में इंक्रीज हुआ था, तो मैंने 100 रुपीज की ही मैंने एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर लिया, एडिशनल कंजम्पशन कर लिया। मींस यहां पे जो मेरा चेंज इन सी, जितना मैंने कंजम्पशन इंक्रीज करा है, वो मेरा इक्वल होगा चेंज इन कंजम्पशन के। समझ में आ गया अच्छे से एकदम। लेकिन 0 to 1, अब कभी हमारा 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता भाई एमपीसी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है हमारा। एमपीसी हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैन एमपीसी बी मोर देन 1। अब बताइए भाई, अगर मेरी इनकम ही 100 से बड़ी है, तो क्या मेरा कंजम्पशन कभी 100 से ज्यादा बढ़ सकता है। मैं चेंज इन कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, मैं कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मेरी 100, अब सपोज करो कि कोई एक इंसान 20,000 रुपए अपनी इनकम अर्न करता है। अब अगर उसकी इनकम कल को जाके 20,000 से 25,000 हो जाती है, तो उसकी एडिशनल इनकम कितनी हुई, उसकी इनकम कितनी हुई ऐड 5,000। अब वो अपना कंजम्पशन मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकता है 5,000 से ना। क्या वो एक्स्ट्रा 6,000 7,000 एडिशनल कंजम्पशन कर सकता है क्या, नेवर। इसी वजह से हमारा एमपीसी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो हमारा एमपीसी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा। 0 कब होगा, अगर हमारा चेंज इन कंजम्पशन 0 हो जाए। हमने 5,000 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा कमाए थे, वो हमने पूरी की पूरी अपने सेविंग कर दी भाई, हमने अपने कंजम्पशन को नहीं बढ़ाया। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये क्या हमारा 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे हमारा चेंज इन कंजम्पशन, मेरी 5,000 मेरी इनकम बढ़ी थी, मैंने 5,000 के 5,000 मैंने कंप्लीटली अपने कंज्यूम कर लिए, बिल्कुल भी मैंने उसमें से अपनी सेविंग नहीं करी। समझ में आ गया अब तक का, क्लियर है ना। आगे क्या बढ़ता है हमारा, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन ऑफ द रिच पीपल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, थोड़ा सा आपको इसमें अपना माइंड अप्लाई करिए, बहुत अच्छे से सोचिए क्या होता है। देखो मैंने कहा कि एक पुअर पीपल है जिसकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, और वो अपनी बेसिक जरूरतों को ही अभी पूरा नहीं कर पा रहा है उसके अंदर। जबकि एक रिच पीपल है, लेट्स सपोज मैं यहां पे रिच और पुअर में कोई एक इनकम का डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूंगा कि इस इनकम को मैं हम पुअर कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिच। हर एक के हिसाब से रिच और पुअर अलग अलग होते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा कि एक रिच पीपल है जिसकी इनकम ऑलरेडी है ज्यादा, एक पुअर पीपल है जिसकी ऑलरेडी इनकम बहुत कम है। दोनों अपनी ही बेसिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रिच पीपल की बेसिक जरूरतें ऑलरेडी पूरी हो रही होंगी, और पुअर पीपल की अभी उसकी इतनी इनकम है, उसकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही होंगी शायद, जिसकी वजह से अब अगर एक पुअर पीपल की इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, तो वो उसका हिस्सा सेविंग नहीं कर पाएगा, वो उसका हिस्सा ज्यादा स्पेंड करेगा अपने कंजम्पशन पे, बिकॉज उसकी पहले से ही जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। जबकि जो एक रिच पीपल है, अगर उसकी इनकम 1 लाख से 1,50,000 हो गई या 1,20,000 हो गई, तो हो सकता है कि वो 20,000 रुपए अपने सेविंग कर दे, कंजम्पशन ना करे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक रिक्शा पुलर है, या फिर जो कि हेबर्स होती हैं,
अगर इनकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, अगर कल को जाके इनकी इनकम 15,000 से 20,000 हो जाती है तो 5,000 रुपए जो इनको एक्स्ट्रा मिले हैं, हो सकता है कि ये सेव ना कर पाए, ये अपनी बेसिक नीड्स में ही लगा दे, बिकॉज पहले 15,000 में भी इनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। मतलब एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा ये कंजम्पशन में खर्च करते हैं वो कौन बताता है हमें? एमपीसी। और यहां पे एमपीसी किसका ज्यादा होगा इस चक्कर में? पुअर का, बिकॉज एडिशनल इनकम जो आई वो पुअर पीपल ज्यादा स्पेंड कर लेगा, रिच पीपल हो सकता है कि उसको सेव भी कर ले। इसी वजह से एमपीसी गरीब लोगों का ज्यादा होता है और पुअर पीपल का और आपका रिच पीपल का कम होता है। सेम गोज विद द कंट्रीज के हिसाब से। जो भी कंट्रीज होते हैं जो कि डेवलपिंग है, कंट्री लाइक हमारा इंडिया है या बहुत सारे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में भी हमारा एमपीसी ज्यादा होता है। लोग जितना भी अर्न करते हैं उतना कोशिश करते हैं कि वो उतना कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज सबके पास बेसिक नीड्स अभी नहीं है। लेकिन डेवलप कंट्री लाइक यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों पे इनका एमपीसी काफी कम है। एडिशनल इनकम को जनरली सेव कर लेते हैं, फिर इन्वेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? नाउ एमपीसी फॉल विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे से हमारी इनकम 50,000 थी, 80,000 हुई, 1 लाख हुई, 1,50,000 हुई, 2 लाख हुई एंड सो ऑन। अगर हमारी लगातार इनकम बढ़ती जा रही है, सोच के देखिए कि हमारा एडिशनल इनकम का हम कितना हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च करते जाएंगे रेगुलर। बहुत कम कम कम। मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि 50 से लेकर 80 में जब हमारे 30,000 इंक्रीज हुई हमारी इनकम, तो हमने उसका कुछ % हिस्सा अपने कंजम्पशन पे खर्च करा हो। लेकिन अगर हम फर्दर की बात करें तो हो सकता है कि हमारा एमपीसी लगातार क्या होगा? फॉल होता जाएगा और लोग अपनी सेविंग पे ज्यादा इन्वेस्ट करते चले जाएंगे या फिर सेव करते चले जाएंगे। होपफुली बच्चा अब तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा का पूरा एमपीसी एंड एपीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम बहुत जल्दी से देखेंगे एपीएस एंड एमपीएस का बहुत सिमिलर है इससे, बस हाँ थोड़ा सा अलग है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेविंग्स पे एक शेयर अपना रखते हैं। मतलब अगर हम बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको हम एपीएस भी कहते हैं और एमपीएस, मतलब इसको हम एपीएस भी कहते हैं और इसको हम एमपीएस भी कहते हैं। अगर हम बात करें एपीएस क्या होता है भाई? एपीएस का मतलब है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा स्पेंड कर रहे हैं ऑन सेविंग, मतलब अपना शेयर उठा के रख रहे हैं ऑन सेविंग्स पे। तो देखो जरा एट 0 लेवल ऑफ इनकम हमने इसे देखा हमारे। अब एपीएस क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं भाई? एस अपॉन वाई। सिंपल, एस हमारा कितना है? -20 अपॉन 100। हमारा कितना आ गया? -1.2। यहां पे कितना हमारा? 0 अपॉन 200 कितना आ गया हमारा? 0। 20 अपॉन 300 कितना आ गया हमारा? 0.067। मतलब अगर हम बात करें हमारा एपीएस जो है वो माइनस से स्टार्ट होता है। अब ये इंडिकेट करता है हमारा इस वाले ग्राफ में। अब जरा देखिए जो हमारा सेविंग का जो हमारा है ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? माइनस से स्टार्ट हो रहा, माइनस वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारी एट 0 लेवल ऑफ इनकम हमारी यहां पे सेविंग्स कहती है, सेविंग्स है। अब एपीएस क्या होता है? एपीएस होता है अगर हमारी इनकम कितनी है भाई? अगर हमारी इनकम इतनी है तो हमारी यहां पे सेविंग्स इतनी हो गई भाई, इतनी हो गई। समझ में आ गया? सेम अगर हमारी इनकम इतनी है तो हमारे यहां पे अब सेविंग कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो ये हमारा क्या बताता है? एपीएस बताता है, बिल्कुल सेम एपीसी की तरह। इसे मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसकी वैल्यूज की, क्या एपीएस कैन नेवर बी 1 एंड मोर देन 1? कह रहे हैं एपीएस जो होता है ना तो वो हमारा कभी 1 हो सकता, ना ही कभी हमारा वो 1 से ज्यादा हो सकता। क्यों भाई? अगर हम बात करें हमारी इनकम से ज्यादा कभी हमारी सेविंग हो सकती है? नेवर। अगर हो सकती होती तो हमारा क्या हो जाता? मोर देन 1 हो जाता। क्या हमारा इनकम जितनी भी होगी क्या हमारी वो कभी पूरी की पूरी सेव हो सकती है? नहीं भाई, हमारा कंजम्पशन तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, जिसकी वजह से हमारी इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग कभी नहीं होगा। तो देखो जरा, कैन नेवर बी 1 क्यों नहीं होगा भाई? बिकॉज इनकम कैन नेवर बी इक्वल्स टू सेविंग। और ये मोर देन 1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी मोर देन इनकम। ये हमारा कभी भी
प्रिवेल नहीं कर सकता, कभी हमारी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कैन बी जीरो। जीरो कब होगा भाई, हमने अभी पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट पे, जहां पे हमारी सेविंग इक्वल्स टू जीरो होता है, बिकॉज वट एवर इज द इनकम इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अगला क्या है, कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। हमारा जो एपीएस है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा भाई, डिस सेविंग्स पे, जब अब हमारी जो सेविंग्स हैं वो किस में है, नेगेटिव में है, क्योंकि यहां पे हमारा कंजम्पशन ज्यादा है हमारी इनकम से। ठीक है ना, देखो जैसे कि अभी वाला केस है, यहां पे हमारा कितना कंजम्पशन है 120, इन हमारी सेविंग कितनी है -20, जिसकी वजह से हमारा एपीएस किस में आया, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, लास्ट क्या है, इट राइजेस विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। ये हमने अभी पढ़ा था एपीसी के केस में, इनकम बढ़ती है तो हमारा एपीसी लगातार कम होता है। जस्ट ऑपोजिट इसमें होता है, इनकम बढ़ती जाती है तो हमारा एपीएस लगातार बढ़ता जाता है, बिकॉज सेविंग्स करने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो हमें लगातार बढ़ती जाती है। समझ में आ गया, देखो जरा, माइनस के 1.2, 0, 0.067, 0.1, इट रेगुलरली इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, बात करते हैं एमपीएस की। एमपीएस क्या होता है भाई, एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हम हिस्सा सेव करेंगे, बिल्कुल सेम होता है हमारा एमपीसी की तरह। कितनी एडिशनल इनकम का हम कितना हिस्सा सेविंग पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर सेविंग की ओर हमारा रखेंगे। अगर मेरी इनकम 100 से बड़ी तो भाई मैं मैक्सिमम अपना कितना सेव कर सकता हूं, 100 कर सकता हूं सेव, और मिनिमम कितना कर सकता हूं, 0 सेव। तो वही हमारा आता है कि एमपीएस की जो होती है वैल्यू वो भी 0 to 1 होती है। 0 कब होगा, अगर हमारा चेंज इन सेविंग क्या हो जाए, 0, क्योंकि यहां पे हमारा चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम है। और ये 1 कब होगा हमारा एमपीएस, एमपीएस 1 तब होगा अगर हमारा चेंज इन सेविंग इक्वल्स टू चेंज इन इनकम है। बढ़ी हुई इनकम जो थी वो मैंने पूरी की पूरी स्पेंड कर ली, मैं टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडिशनल इनकम जो थी हमारी वो हमने पूरी की पूरी सेव कर ली। तो क्या हुआ, उस केस में हमारा एमपीएस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, एमपीएस ऑफ रिच इज मोर देन द एमपीएस ऑफ पुअर। मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब हुआ भाई कि जो एमपीएस होता है, अभी हमने देखा था कि एमपीसी पुअर का ज्यादा होता है, रिच का कम होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। सेविंग की कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, रिच की, कम किसकी होती है, पुअर की। सेम वो तो अब आपका यहां लिखा हुआ है, एमपीएस रिच की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आपके पुअर की। समझ में आ गया। एमपीएस को अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो आप कैसे निकालेंगे भाई, हमारा भाई चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कितनी है हमारी चेंज इन सेविंग, कितनी है भाई यहाँ पे 20, हमारी चेंज इन इनकम कितनी है हमारी 100, तो क्या हुआ 0.20 अपॉन 100। ओके एक सेकेंड जरा, ओके यहां पे आपका 20 आएगा, ठीक है ना, 20 अपॉन 100, यहां कितना आ गया हमारा 0.20 आ गया, ठीक है ना। ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100। अगर हम बात करें हमारा हर एक लेवल पे कितना एडिशन आ रहा है भाई, 20 का एडिशन आ रहा है, नहीं आ रहा, अपॉन कितना हो रहा है हमारा 100 होता जा रहा है, कितना आ गया हमारा 20 अपॉन 100, इट कम्स आउट एज 0.2। समझ में आ गया। यहां पे हमारा एमपीएस भी कंप्लीट होता है। याद रखना कि एमपीएस की वैल्यू 0 to 1 होती है, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 होती है। एपीसी हमारा कभी 1 नहीं हो सकता, कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। लेकिन एपीसी अभी पढ़ के चुके हैं कि एपीसी हमारा कभी 0 से कम नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 0 से हमेशा ज्यादा ही होगा, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है। अब हम बहुत जल्दी से देखते हैं कि एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस, इनमें क्या रिलेशन है। इनकी एक इक्वेशन होती है, कंजम्पशन इक्वेशन होती है, सेविंग इक्वेशन होती है, वो कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं और इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर को हमें आज कंप्लीट करना है। चलिए ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो कि एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस के बारे में है। इसके अलावा हमें कंजम्पशन फंक्शन भी देखना है और कैसे कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन हम डिराइव कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आज का टॉपिक अभी जो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं जरा, देखिए क्या आता है। अगर हम बात करें, एज वी ऑलरेडी नो कि भाई इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, मतलब वॉट एवर वी अर्न इज ईदर हम उसको कंज्यूम करेंगे एंड द रेस्ट पार्ट विल बी सेविंग। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें बाय y, तो अब क्या बन जाएगी हमारी ये y अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। क्लियर है, y अपॉन वाई हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। अब c अपॉन वाई हमने ऑलरेडी है पढ़ा हुआ, क्या होता है भाई c अपॉन वाई। अगर हम बात करें ए पी सी इज इक्वल्स टू वॉट, c अपॉन वाई होता ही नहीं होता। ऐसे अगर हम बात करें हमारा एपीएस क्या होता है, s अपॉन वाई।
क्लियर है? तो हमने अभी देखा कि जो हमारा C अपॉन वाई है वो क्या बन गया यहाँ पे हमारा APC, और हमारा S अपॉन वाई क्या बन गया हमारा APS। और यहाँ पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक अगर हम बात करें इसकी एक फॉर्मूला कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए एक इक्वेशन रेडी होती है, क्या होती है 1 इक्वल्स टू APC प्लस APS मीन्स APC और APS हमेशा मिला के 1 होता है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। एक और आपकी MPC एंड MPS के लिए क्या है हमारी एक और है हमारा इसमें रिलेशन, क्या y इज इक्वल्स टू C प्लस एस। अभी हमने देखा अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन में चेंज लगा दूं, इस साइड में लगाया चेंज तो मैं उसको इस साइड भी मुझे अब चेंज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन C एंड प्लस चेंज इन S। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगेन डिवाइड कर दूं बाय चेंज इन y, ओके ना, दिस कम्स आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो हमारा अब क्या बन जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन y, इट बिकम्स 1 अगेन। अब चेंज इन C एंड चेंज इन y ये भी हमने है देखा हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा MPC को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा MPS को, ठीक है। तो वही हमारी बन गई है, अब यहां से एक क्वेश्चन बन गई हमारी कि चेंज इन C अपॉन चेंज इन y हमारा क्या होता है MPC, और हमारा चेंज इन S अपॉन चेंज इन y क्या होता है हमारा MPS। समझ में आ गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी जगह आपके ये दोनों ही फॉर्मूला इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, आखिर में कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है, देखो जरा। अब अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन क्या होती है कंजम्पशन फंक्शन की, स्टार्ट करते हैं जरा, देखिए फटाफट से क्या लिखा हुआ अभी हमारा C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY, ठीक है। ये हमारा कुछ एक ऐसा वर्ड है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले। ये क्या होता है अभी हमारा, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है ना। और ये B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B बहुत कुछ है भाई, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं MPC, या फिर इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं कंजम्पशन कर्व का। मतलब किस शेप में हमारा कंजम्पशन कर्व अपनी शेप बनाएगा वो हमारे बहुत कुछ किसी भी कर्व के स्लोप पे डिपेंड होती है। तो यहां पे वो B है, B हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी कितनी इनकम का हिस्सा हमारा कंजम्पशन किया जा रहा है। अभी Y क्या है भाई हमारा, Y हमारी इनकम है, एंड हियर इज द डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है भाई, हमने ऑलरेडी वैसे है पढ़ा हुआ पहले का। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है एक ऐसी इनकम जो कि किसी भी इंसान के पास आफ्टर कटिंग ऑल द टैक्सेस उसके पास है कि अब वो चाहे उसका कंजम्पशन कर सकता है या फिर अब उसकी या तो सेविंग कर सकता है। मींस डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है जो उसके पास अब एक ऐसी इनकम है जो कि वो या तो कंज्यूम या फिर सेविंग कर सकता है नाउ आफ्टर कटिंग ऑल द टैक्सेस। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये हमारे पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन आती है कंजम्पशन की। नाउ अब हम डिराइव करेंगे सेविंग इक्वेशन को, या फिर कह लीजिए कि सेविंग फंक्शन को फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन से, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या है, ये हमारी क्या है y इज इक्वल्स टू C प्लस एस, एज वी हैव ऑलरेडी अभी हमने देखा था, ठीक है ना। देखो जरा आगे, s इक्वल्स टू y माइनस C। अब अगर मैंने s को इस साइड ही रखा और मैं C को ले गया अपने अपोजिट साइड में, तो क्या हो गया हमारा s इक्वल्स टू y माइनस सी आ गया। नीचे क्या निकल गया हमारा s इक्वल्स टू y माइनस सी। अब c की जगह पे मुझे ऑलरेडी पता है कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है भाई c बार प्लस by। तो मैंने इसको अब यहां लिख लिया, ब्रैकेट्स करें मैंने ओपन, तो अब क्या निकलेगा फिर हमारा y माइनस सी बार माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा by। अब क्या करूंगा मैं, s इक्वल्स टू माइनस सी बार को मैंने एक साइड लिख लिया, प्लस मैंने इन दोनों में से मींस इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया y को, तो अंदर क्या रह गया अभी हमारा 1 माइनस y, ठीक है ना। 1 माइनस b रह गया हमारा अंदर, और ये क्या है हमारा y आ गया। अब ये क्या है भाई हमारा, ये हमारा वो ही है सेम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, पर यहां पे ये कंजम्पशन में इस वजह से किस में है, ये पॉजिटिव में है। यहां पे सेविंग फंक्शन निकला, इस वजह से हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस सेविंग्स को, जो कि हमारा अगर हम बात करें हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन में स्पेंड हुआ था। 1 माइनस बी क्या है भाई हमारा, 1 माइनस बी हमारा है MPS, जो कि अगेन स्लोप है किसका, सेविंग कर्व्स का, ओके। एंड y मैंने आपको अभी बताया हमारी क्या है भाई डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आ गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी से कह रहा हूं 1 2 3 एंड दिस 4, ये 4 फॉर्मूलाज तो बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा वो बेसिक वाले हमको ध्यान रखने हैं कि APC हमारा क्या होता है, C अपॉन वाई, APS क्या होता है हमारा S अपॉन वाई, MPC क्या होता है हमारा चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, और हमारा MPS क्या होता है चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। नाउ
अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं कि अभी से कह दे रहा हूं कि भाई हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत बार बोर्ड्स में हर बार पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में होता ही होता है। क्या होता है भाई? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर बेटा एक अलग बात यह है कि हम इस क्वेश्चन को आपका बिल्कुल ऑपोजिट भी आ सकता है कि हमें कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना है सेविंग कर्व से। उसमें क्या होगा भाई? हम इस कर्व को जस्ट ऑपोजिट बना देंगे, इसको हम बना देंगे ऊपर, इसको हम बना देंगे नीचे। अब सबसे पहले हम पहले इजी वन देख रहे हैं, क्या है हमारा, कि हमें यहाँ पे सेविंग कर्व को डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व से। देखो जरा, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्या भाई? ये हमारा इनकम कर्व है जो कि एक 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? कंजम्पशन कर्व है, ठीक है ना, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। ये क्या है हमारा? मैंने बताया आपको स्मॉल सी बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है ना। हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। स्लोप कैसा है हमारा? इसका पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। नाउ हियर इज द पॉइंट व्हेन द कंजम्पशन कर्व cuts the income curve at a point where it is known as the break even point। ये हमने ऑलरेडी है पढ़ा हुआ, जहां पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है। समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं, जितना हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन किया है कंजम्पशन कर्व में, वो हमने कहां से किया है भाई? हमारी इनकम तो उस टाइम पे कितनी थी? 0। वो हमने किया है हमारी प्रीवियस सेविंग में से। मींस जितना हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन कराया है उतना ही हमारा सेविंग में डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, ये वाला गैप और ये वाला गैप हमारा बिल्कुल सेम होगा, जो कि 0 के नीचे, मतलब ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा नेगेटिव में। तो ये हमारा गैप क्या होगा भाई? माइनस के सी बार, जो कि मैंने आपको अभी यहां बताया कि माइनस की सी बार क्या है हमारा? ये गया, और प्लस की सी बार क्या है हमारा? ये गया। समझ में आ गया? अब बी मैंने आपको समझा था कि हमारा एमपीसी है। अब आते हैं लौट के इधर इस कर्व पे। जिस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, उसी पॉइंट पे हमारी एक और चीज क्या करता हमने? सेविंग इक्वल्स टू 0 होती है। तो देखो भाई कैसे होती है जरा, इस पॉइंट को जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, नीचे सेविंग कर्व पे आएंगे, तो जिस पॉइंट पे आपका सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वहीं पे ही हमारा क्या बनता है? दोबारा से ब्रेक इवन पॉइंट वो भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यहां पे क्या होती है हमारी? सेविंग इक्वल्स टू 0। बिकॉज अगर हमारी पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम हो गई तो यहां पे सेविंग कितनी है हमारी? 0। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको लगातार हर एक बार मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। बीट अगर हम बात करें कि डेरिवेशन की, जो कि इक्वेशन का होता है, बीट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिलेशनशिप इनकी आती है ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए फटाफट से हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं विद द लास्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें तो क्या होता है भाई, कि जब भी कोई भी प्राइवेट फर्म न्यू कैपिटल एसेट्स को परचेज करती है तो उस फर्म के लिए वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा 2 तरीके से होता है। एक होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इफ यू रिमेंबर, हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो में ही देखा था कि भाई इंड्यूस का मतलब क्या होता है और ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? जो कि इनकम के साथ चेंज नहीं होता है। ऑटोनोमस का क्या होता है? जो कि इनकम के साथ चेंज नहीं होता है, और इंड्यूस हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो इन डिटेल में देखते हैं क्या होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम, जो कि एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन या फिर प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अगर हमें अर्न करना है प्रॉफिट, देन वी डू व्हाट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम के साथ चेंज होता रहता है। इनकम बढ़ेगी किसी भी कंपनी की तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसी वजह से हम इसको इनकम इलास्टिक कहते हैं। इनकम इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो कि इनकम के साथ चेंज होता रहता है। इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। नाउ हियर कम्स द ऑटोनोमस वन। इसमें क्या होता है? ये हमारी इनकम के साथ चेंज नहीं होता है। चाहे हमारी इनकम कितनी भी हो, ये हमारा इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से और ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से हमारा ओवरऑल बढ़ता है, लेकिन इनकम पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। सो इसी वजह से ये क्या है? हमारा इनकम इनइलास्टिक है। नेक्स्ट, ये हमारा क्या आता है? ये प्राइवेट सेक्टर करता है। कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर करता है अपनी फर्म को और बेहतर बनाने के लिए, प्रॉफिट्स को और इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो वो बेटर से बेटर कैपिटल एसेट्स पे जाता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। इसी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर करते हैं। जबकि गवर्नमेंट अगर हम बात करें, वो करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जनरली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट करती है, बीट चाहे गवर्नमेंट की इनकम कितनी भी हो, हमारी इकोनॉमी में इनकम कितनी भी हो, गवर्नमेंट हैज टू मेक एक्सपेंडिचर
टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब अगर ये हमारी इनकम के साथ चेंज नहीं, अगर ये इनकम के साथ हमारा चेंज हो रहा है, मींस अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मींस सिंपल सी बात क्या है भाई कि अगर हमारी इनकम इतनी है तो हमारा इन्वेस्टमेंट इतना है, तो एज अवर इफ वी हैव दिस लेवल ऑफ इनकम देन वी हैव दिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो ये हमारी इनकम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बल्कि अब अगर हम बात करें ऑटोनोमस की तो क्या है भाई, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, इवन एट जीरो, लाइक अगर हमारी इनकम और ज्यादा है बट अवर इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अब बात करते हैं आखिर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी जो फर्म जब करना चाहती है तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर मैं या आप या कोई भी एक बिजनेस ओनर अपनी फर्म को आगे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कब इन्वेस्ट करेगा, वो चीजें हमारी होती है डिपेंड दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पहले समझते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर हम अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वहां से कितना रिटर्न आएगा, कितने % का रिटर्न आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वो इंटरेस्ट है जहां से हमने वो फंड्स अरेंज करे हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट और अगेंस्ट द फंड। मतलब ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एक बोरोवर को, जो कि एक फर्म को पे करना है जहां से उसने वो लोन लिया है। ठीक है ना, तो ये क्या है जो कि फर्म की तरफ से पेड होगा और ये क्या है जो कि फर्म को रिसीव होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसको और बेहतर समझने के लिए, MEI को फाइंड करने के लिए हमारा दो चीजों पे डिपेंड होता है, सप्लाई प्राइस जिसको मैंने शॉर्ट में SP लिखा हुआ है और प्रोस्पेक्टिव यील्ड जिसको मैंने शॉर्ट में PY लिखा हुआ है। सप्लाई प्राइस क्या होता है, सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कि एक फर्म जो है वो कितना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर रही है न्यू कैपिटल एसेट्स में या फिर उसको रिप्लेस करने में। ठीक है ना, कोई भी फर्म है वो नया कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर रिप्लेस करने में प्रीवियस वाले को कितना इन्वेस्ट कर रही है अपनी तरफ से, उसको हम कहते हैं सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, द रेट ऑफ रिटर्न, जितना उस इन्वेस्टमेंट के बाद हमें उस कैपिटल एसेट से मिलेगा ओवर इट्स लाइफ टाइम। ठीक है ना, लाइफ टाइम हमें उस कैपिटल एसेट से कितना इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। और ऑफ कोर्स ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है भाई। हम एक्चुअल तो कभी भी निकाल ही नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि हमारा कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट से, उस कैपिटल एसेट से ओवर इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो अब अगर हमें MEI निकालना तो क्या होगा भाई, MEI इज इक्वल्स टू सप्लाई प्राइस अपॉन प्रोस्पेक्टिव यील्ड इनटू 100, और जो भी हमारी इसकी परसेंटेज आती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे एक्चुअल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर रेट ऑफ रिटर्न कि हमें कितना मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि कभी भी किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए कब इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होता है, तो बेटा ये हमारा, मैंने आपको बताया कि MEI और ROI पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या ज्यादा होना चाहिए भाई, जो कंपनी को रिसीव होगा वो ज्यादा होना चाहिए और जो कंपनी की तरफ से पेड होगा वो कम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, MEI मस्ट बी ग्रेटर देन ROI, मतलब जितना हमें रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कि एक कंपनी को पे करना है जो उसने लोन लिया है उसके बदले। समझ में आ गया बेटा, होपफुली ना अब तक क्लियर हो चुका होगा। मैंने अब तक आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन पूरा समझा दिया, इन्वेस्टमेंट को कैसे फाइंड करना है, किन किन चीज़ पे डिपेंड होता है वो सब कुछ समझा दिया है। अब एक हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे कंजम्पशन, एक्स पोस्ट कंजम्पशन। इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है ना, और वहीं पे हमारा कुछ एक, अगर हम बात करें कि अलग टाइप्स हमारे एम्प्लॉयमेंट भी आते हैं, फटाफट से उसे कंप्लीट करते हैं और हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए, इसी वजह से इसको हम अभी समझ के कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले जो हमारा अगला चैप्टर है उसका एक बेस रेडी करता है ये आपका टॉपिक। देखिए जरा क्या होता है।
सबसे पहले बात करेंगे एक्स एंटे का मतलब क्या है, एक्सपोज का मतलब क्या है। देखिए एक्स एंटे का मतलब होता है व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू हैपन, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, ठीक है ना। और एक्सपोज का मतलब है रियलाइज्ड, कि जो चीज हो गई है एक्चुअल, जितना हुआ, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक्स एंटे का मतलब है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, ओके। और एक्सपोज का मतलब है कि जो कि चीज हो चुकी है, रियलाइज्ड, एक्चुअल जो हमारी होती है चीज, उसको हम कहते हैं एक्सपोज। अब इन्हीं दोनों वेरिएबल्स की हमें बात करनी है, दो एक अलग वेरिएबल्स में इंडिविजुअली, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग, ऐसे ही एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स एंटे सेविंग के साथ, ठीक है। देखिए जरा क्या होता है एक्स एंटे सेविंग, मतलब एक्स एंटे मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड, जो दैट वी वांट, दैट वी एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो कह रहे हैं कि एक्स एंटे सेविंग का मतलब है ये उतनी अमाउंट ऑफ सेविंग होती है जो कि हर एक हाउस होल्ड एक्सपेक्ट करता है, कि वो प्लान करता है कि वो सेव करेगा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब एक पूरी की पूरी इकोनॉमी में हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जितने भी तमाम हमारे इंडिया में हाउस होल्ड्स हैं, वो सब कितना एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि वो कितना सेव करेंगे, ठीक है। ऐसी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज डन बाय फर्म्स। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितना हमारी इकोनॉमी में आगे आने वाले टाइम में एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, एट डिफरेंट लेवल ऑफ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगी फर्म्स आगे आने वाले इनकम में हमारी इकोनॉमी में। समझ में आ गया। मींस एक्सपेक्टेशन है दोनों की, कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितनी सेविंग्स होगी, और हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली इकोनॉमी में लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, जो कि फर्म्स हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सपोज की। एक्सपोज सेविंग का मतलब क्या होता है, रियलाइज्ड, एक्चुअल। मतलब एक्सपोज सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग, जो कि हमारी इकोनॉमी में एक ड्यूरिंग ईयर एक्चुअल में हुई है, रियलाइज्ड वन। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इट इज अ टोटल ऑफ प्लान सेविंग। भाई हमने इतना प्लान किया था, इसको हम प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन एंड अनप्लान्ड सेविंग, जितनी हमारी अनप्लान्ड सेविंग और हुई या फिर कम हुई, व्हाटएवर जो भी हमारा हुआ, तो इट इज अ टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग। सेम हमारा क्या होता है, एक्स पोस्ट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्चुअल में जितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हुआ एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पूरी की पूरी एक साल में, ठीक है ना। और अगेन जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या हो गया भाई, जो हमारा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होगा क्या हुआ, इट इज अगेन द टोटल ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट है, जो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड टू हैपन और डिजायर टू हैपन, कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा, इधर चाहे वो एक्स एंटे सेविंग हो, चाहे वो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट हो। और एक्सपोज का मतलब है कि जो एक्चुअली में हुआ, रियलाइज्ड, एक्चुअल वन। अब बात करते हैं हमारे लिए इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे लिए इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है एक्स एंटे, बिकॉज एक्स एंटे एक बेस रेडी करता है हमारे एग्रीगेट डिमांड के लिए, एग्रीगेट सप्लाई के लिए, जो हमारी इकोनॉमी में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिस चैप्टर में, जिस यूनिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी एक्स एंटे में बेस्ड है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ, जब मैंने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कि हमारी इकोनॉमी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, कि कितना विलिंग कर रही है कि वो कितना होगा। तो वही चीज़, विलिंग का मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब एक्स एंटे का आपका रोल है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो जरा क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम हमारा कब होता है, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल। अब अगेन एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या हुआ, अब भाई सेविंग्स, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं इसके बारे में। सेविंग्स इज डन बाय हाउस होल्ड्स, जैसे कि हमको पता है, एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय फर्म्स। एक और चीज आती है कि जो भी सेविंग्स होती हैं वो जनरली भाई एक हाउस होल्ड करते हैं तो वो छोटे छोटे अमाउंट में होती हैं, लेकिन फर्म्स जब भी इन्वेस्टमेंट करती हैं वो जनरली एक बड़े अमाउंट में होता है, क्योंकि जो सेविंग्स होती हैं वो आगे आने वाली अपनी खुद की लाइफ में अनसर्टेनिटीज के लिए और अनफॉर्सीन कंटिजेंसीज के लिए होता है, जबकि जो कि इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि फर्म्स करती हैं, वो आगे और बेहतर अर्न करने के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता है भाई, जहां पे एक्स एंटे सेविंग इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे रहेगा। हाँ, ऐसा भी पॉइंट आएगा कि जहां पे इक्विलिब्रियम ना हो, लेकिन इकोनॉमी फिर अपने आउटपुट को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेगी और लौट के वापस में एक ऐसा पॉइंट होगा क्रिएट जहां पे फिर हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे,
ठीक है, जिसके बारे में मैं बेहतर तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में अब बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल अब तक मैंने आपके चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है और जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं हमने बाय फार मोस्ट ऑफ द और कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आगे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है ना, टिल देन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, आपको अगर इंफॉर्मेटिव का एलिमेंट लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं हमें कि और हम कहां पे इस चीज को और इंप्रूव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बता के क्या क्या डाउट रहे आप हमें इसमें वो बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट वीडियो जो आपने हमारे लिए इतना शेयर करा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की ओर जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक।